हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूं। चैप्टर नंबर गाइस आपका 9 है, आप देख सकते हैं 9वां चैप्टर है शासक और इतिवृत्त। ठीक है, तो चैप्टर नंबर गाइस आपका 9 है शासक और इतिवृत्त, लगभग 16वीं से लेकर 17वीं सदी तक। तो बता दूंगा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है ये। ठीक है, तो इस चैप्टर में गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। तो मुगल साम्राज्य गाइस क्या है और इसकी स्थापना कैसे होती है, सबसे पहले गाइस हम यही देखेंगे। ठीक है, इसकी कौन कब और कैसे स्थापना इसकी करता है, और मुगल इतिवृत्त क्या है गाइस ये हम देखेंगे, और उनकी विशेषताएं क्या है। मुगल इतिवृत्त से गाइस आपका क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुगल इतिवृत्त मैं आपको बताऊंगा। और पांडुलिपि किसे कहते हैं गाइस, और मुगल कालीन पांडुलिपियों का निर्माण किस तरीके से किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 4 मार्क्स के अंदर। मुगल कालीन पांडुलिपियों का निर्माण किस तरीके से होता था ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और यहाँ से गाइस क्वेश्चन बहुत बार इस चैप्टर पे आता है, तो ये आपको यहाँ पे याद अभी से ही रख लेना है कि मुगल कालीन पांडुलिपियों का निर्माण किस तरीके से होता था, इंपॉर्टेंट है। और अकबरनामा और बादशाहनामे में गाइस क्या अंतर है ये हम समझेंगे। यहाँ तक गाइस हम अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं, अकबरनामा और बादशाहनामा तक। ठीक है, इसके बाद गाइस हम बात करेंगे अकबर द्वारा चलाई गई विभिन्न नीतियां और परंपराएं क्या थी। अकबर जो था गाइस सबसे महान और प्रतापी शासक माना जाता है मुगल साम्राज्य में। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसने कौन कौन सी नीतियां चलाई थी टोटली हम उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। जैसे सुलह कुल की नीति, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुलह कुल की नीति ये भी आपको समझना है 8 मार्क्स के अंदर। मनसबदारी प्रथा क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है, मनसबदारी कौन होते थे, कैसे ये काम करती थी मनसबदारी सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। 8 मार्क्स के उद्देश्य से आपको अभी ही समझ लेने हैं। ठीक है, और मुगल कालीन राजधानियां और दरबार या दरबार में कैसी कैसी व्यवस्था होती थी, जब भी कोई दरबार में आता था तो किन नीति नियमों का पालन करना पड़ता था, ये हम देखेंगे। और मुगल काल के दौरान दी जाने वाली पदवियां, कौन कौन सी पदवी दी जाती थी, उपहार दिए जाते थे, भेंट दिए जाते थे, उसके बारे में हम जानेंगे। और मुगल कालीन शाही परिवार क्या होता था, शाही परिवार किसे बोलते हैं ये हम देखेंगे। और इसमें गाइस महिलाओं ने क्या भूमिका निभाई थी, या महिलाओं का इसमें क्या महत्व होता था, किस तरीके से महिलाएं इसमें रोल प्ले करती थी, ये हम देखेंगे। ठीक है, महिलाओं वाला गाइस क्वेश्चन जो है शाही परिवार वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शाही परिवार वाला, सुलह कुल की नीति, मनसबदारी प्रथा, पांडुलिपि का इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको अभी यहाँ पे दिमाग में बिठा लेने हैं। जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान से समझनी है। तो चलो हम अपने चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, शासक और इतिवृत्त लगभग 16वीं से लेकर 17वीं सदी तक। ठीक है, तो चलो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि मुगल साम्राज्य आखिर है क्या और किस तरीके से इसकी स्थापना होती है, कौन इसकी स्थापना करता है। सबसे पहले आप वो देखिए। तो मुगल साम्राज्य का दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में स्थापित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्य माना जाता है। जी बिल्कुल, आपको यहाँ से याद रखना है कि दूसरा मुस्लिम साम्राज्य कौन सा था, मुगल साम्राज्य था। जबकि पहला मुस्लिम साम्राज्य भारत में स्थापित होने वाला कौन सा था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पढ़ाते ही पहले आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और इस साम्राज्य की स्थापना गाइस जहीरुद्दीन बाबर द्वारा 1526 में दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके की गई थी। होता क्या है कि जहीरुद्दीन बाबर जो होता है गाइस 1526 में, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये गाइस क्या होता है, भारत में आता है और दिल्ली के गाइस पानीपत क्षेत्र में, भारत के पानीपत क्षेत्र में गाइस क्या होता है, इब्राहिम लोधी जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था, इसके साथ इसका युद्ध होता है। और इसमें गाइस क्या होता है, ये तोपों का भी इस्तेमाल करता है। और पहली बार जो था एक ऐसा युद्ध था जिसमें तोपों का भी यूज किया गया था, और काफी भयंकर युद्ध था। इसमें गाइस परिणाम ये निकलता है कि जहीरुद्दीन जो बाबर होते हैं वो इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। और इब्राहिम लोधी हराने से गाइस क्या निकलता है परिणाम, कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। और उसी के स्थान पर भारत में गाइस क्या होता है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम साम्राज्य खड़ा किया जाता है। और ये जो 1526 में पहला जो युद्ध लड़ा गया था, ये जो युद्ध लड़ा गया था, इसी को भारत का जो है पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको पता ही होगा कि पानीपत में जो है मुख्यतः 3 युद्ध लड़े गए हैं, जबकि पहला युद्ध गाइस कब लड़ा था, तो ये आपको याद रखना है 1526 में लड़ा गया था, जो कि इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक हमने देख लिया, जहीरुद्दीन बाबर माने जाते हैं। 1526 में गाइस वो क्या करते हैं, ये मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, जब वो लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं। ठीक है, तो बाबर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, बाबर आखिर था कौन। तो देखिए, बाबर जो है वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 1526 में इसकी स्थापना करता है वो। ठीक है, इसका जन्म जो था लगभग 1483 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ था, माना जाता है। उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। आपको पता ही होगा ये उज्बेकिस्तान कहाँ पड़ता है, मध्य एशिया में पड़ता है आपका। ठीक है, और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि फरगना घाटी के शासक थे, जो तैमूर वंश के थे। कौन से थे गाइस, तैमूर वंश के थे। और ये फरगना घाटी के शासक थे। फरगना भी गाइस मध्य एशिया में ही पड़ता है। ठीक है, ये फरगना घाटी के शासक थे और तैमूर वंश के थे ये। ठीक है, जबकि इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। ठीक है, कुतलुग निगार खानम इनकी माता का नाम था, जो कि चंगेज खान की ओर से थी। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गई। जी बिल्कुल समझ में आ गई, कोई भी डाउट नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या हमें देखना है। तो देखिए नोट में क्या लिखा है मैंने, तो मुगल शासक, ठीक है, स्वयं को मुगल कहने की बजाय तैमूर कहना,
ठीक है, पसंद करते थे। यहाँ पे ना की जगह आपको ये लिखना है, पसंद करते थे, लेकिन इन शासकों को मुगल नाम यूरोपीय विद्वानों द्वारा दिया गया था। अब हम इन शासकों को जो मुगल साम्राज्य जो नाम पड़ा है मुगल, ये जो था जितने भी शासक थे, जहूरुद्दीन, बाबर, अकबर, हुमायूं, जितने भी हो गए, स्वयं को मुगल नहीं कहते थे बल्कि स्वयं को तैमूर कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये जो था तैमूर वंश के संबंधित थे इनके पिता, तो इसलिए तैमूर कहना स्वयं को पसंद करते थे। ठीक है, जबकि इनकी माता जो थी चंगेज खान की तरफ से थी। ठीक है, और चंगेज जो आपको पता ही होगा कि जो चंगेज जो खान था वो कहाँ का शासक था, तो मंगोल का था। तो मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से ही हुई है, और ये मंगोल जो मुगल शब्द है ये यूरोपीय विद्वानों द्वारा इन शासकों को दिया गया था। तो आई बिलीव यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मुगल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मंगोलों से हुई है। और मंगोलों के शासक कौन थे? चंगेज खान थे, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, और उसी से संबंधित थी इनकी माता, किसकी? बाबर की। ठीक है, तो इसलिए गाइस ये क्या था, स्वयं को तैमूर कहना पसंद करते थे, क्योंकि इनके पिता जो थे वो कहाँ से थे? तैमूर वंश से थे। तो देखिए जो मुगल साम्राज्य था गाइस, यहाँ पे ना मेनली हम मुख्य शासक के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे हुमायूं के बारे में, जलालुद्दीन अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में। उसके बाद गाइस क्या होता है, उत्तर मुगल काल आ जाता है, उनके शासकों के बारे में हम नहीं बात करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है। तो देखिए होता क्या है गाइस, बाबर क्या करता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये गाइस क्या होता है, 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। यहाँ आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो ये क्या करता है गाइस, 1526 से लेकर 1530 तक गाइस क्या करता है, भारत में अपना शासन को चलाता है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर देता है। और इस दौरान ये भारत में गाइस 4 युद्ध भी लड़ता है, जैसे खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है, आपका घग्गर का युद्ध, इस तरीके से गाइस युद्ध भी लड़ता है। वो आपको याद नहीं रखने हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 युद्ध लड़ता है। और बीमारी के कारण क्या होता है गाइस, 1526 के बाद 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसका एक पुत्र होता है गाइस, सबसे बड़ा पुत्र होता है आपका हुमायूं। तो हुमायूं गाइस क्या होता है, इसका यहाँ पे मुगल साम्राज्य का दूसरा सुल्तान या शासक बनता है। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। तो हुमायूं जो था गाइस बाबर का पुत्र था। इसका जो कालखंड है उसे हम 2 भागों में बांट कर देखते हैं, 1530 से लेकर 1540, एक 1555 से लेकर 1526। इसका रीजन क्या है, रीजन सुनिए। तो गाइस जैसे हुमायूं शासक बनता है ना, तो ये इतना पहले स्टार्टिंग में इतना पावरफुल नहीं था। तो इसी का फायदा उठाते हुए गाइस क्या होता है, सूर वंश के शासक, सूर वंश के गाइस जो शासक होते हैं, ठीक है, ये वंश का नाम है, इसके शासक होते हैं शेरशाह सूरी। ठीक है, ये भी भारत में शासन करते थे। तो ये गाइस क्या करते हैं, शेरशाह सूरी इसको पराजित कर देते हैं। किसको? क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो था अपने क्षेत्र को जो था हड़पने के लिए काफी ज्यादा राजा लड़ाइयां करते थे। ठीक है, तो शेरशाह सूरी गाइस क्या करते हैं, हुमायूं को पराजित करते हैं, हराते हैं। और हुमायूं क्या करता है गाइस, ईरान के सफाफी, ठीक है, सफारी नहीं है, सफाफी शासकों की शरण में चला जाता है, ईरान में चला जाता है। परंतु वह 1555 में दोबारा लौटा और शेरशाह सूरी को उसने क्या करा गाइस, पराजित कर दिया। और 1 साल तक ही वो शासन कर पाया 1555 के बाद 56 तक। क्योंकि 56 में गैस क्या होता है, दिल्ली के दीन पनाह भवन में गैस क्या होता है, सीढ़ियों पर से पैर फिसलने के कारण गैस क्या होता है, वो गिर जाता है और गिरने से गैस की मृत्यु हो जाती है। और जो दीन पनाह भवन है ना गैस, को पुराना भवन के नाम से भी जाना जाता है, पुराना किला दिल्ली में, जो आपको पता होगा। तो दीन पनाह भवन इसका पुराना नेम है और इसको पुराने किले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हुमायूं जो था बाबर का पुत्र था, ये जो था कह लीजिए एक निर्बल शासक का जो था, ईरान के जो सूफी शेरशाह सूरी थे उससे ये हार गया था। ठीक है, इसके बाद गैस हमारे जो शासक बनते हैं वो बनते हैं गैस जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर आगे गैस आपको याद रखना है, इसी के ऊपर गैस हम आगे बात करेंगे। जलालुद्दीन अकबर जो है गैस मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। इसका शासनकाल जो था गैस 1556 से 1605 तक रहता है। ये आपको दिमाग में बिठा लेना एक एक चीज इसके बारे में। अकबर जो था गैस मुगल साम्राज्य में तीसरा शासक था, जो कि हुमायूं का पुत्र था। ठीक है, और अकबर मुगल साम्राज्य में सबसे महान और प्रतापी शासक माना जाता है, जो मात्र 13 वर्ष की आयु में ही, जब उसके पिता की मृत्यु हो जाती है अचानक सीढ़ियों पर से गिरने के कारण, तो ये मृत्यु के अचानक होने के कारण ही जो होता है, इसको 13 वर्ष की आयु में ही राजा बनना पड़ता है। ठीक है, तो अकबर जो था 13 वर्ष की आयु में ही राजा बन गया था। जितने भी जबकि राजा रहे हैं वो काफी यंग एज में राजा बने, जबकि ये जो था 13 वर्ष में ही राजा बन गया था। और इसके जो संरक्षण था बहरम खां था। ठीक है, स्टार्टिंग में जो उसको सलाह मशवरा देता था वो भी आपको याद रखना है, चाहो तो याद रख सकते हो, बहरम खां था। अब अकबर ने मुगल साम्राज्य का न केवल विस्तार हिंदू की कुछ पर्वत तक किया, ठीक है, हिंदू कुछ पर्वत अभी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, और अपितु मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कई अनेकों नीतियों और परंपराओं की भी इसने शुरुआत करी थी। जैसे जजिया कर को इसने समाप्त कर दिया था, जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर था, जो कि हम ऑलरेडी अपने 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। भक्ति सूफी परंपराएं में जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उनसे लिया जाता था। ठीक है, सुलह कुल की नीति इसने प्रारंभ की थी, ये भी हम पढ़ेंगे अभी
आगे जाके मनसबदारी प्रथा किसने शुरुआत करी थी। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, सुलह कुल की नीति और मनसबदारी प्रथा, वो आपको याद रखनी है। अब देखिए हिंदू कुश पर्वत है कहाँ पर, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर गाइस भारत का मैप बनाऊं तो आपको कुछ समझ आएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है और ऊपर का जो गाइस यहाँ पर आपका हिंदू कुश पर्वत पड़ता है पाकिस्तान के और भारत के ऊपर। तो अकबर ने गाइस क्या करा था, यहाँ से स्टार्ट करके जो था अपने मुगल साम्राज्य को यहाँ तक पाकिस्तान के ऊपर हिंदू कुश पर्वत तक फैला दिया था, ठीक है। तो इसके अलावा कोई भी ऐसा शासक नहीं था गाइस जिसने अपने साम्राज्य का इतना ज्यादा क्षेत्रों में विस्तार करा हो, ठीक है। और इसने बहुत सारी नीतियां भी नई नई चलाई थी और इसके बाद जो था गाइस किसी भी शासक ने इस प्रकार की नीतियां नहीं चलाई, बल्कि इसने जो नीतियां चलाई थी, जो भी परंपराएं आगे चलाई थी, उसी को बाद के शासकों ने फॉलो करने का प्रयास करा, ठीक है। तो इसी वजह से गाइस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अकबर आपको याद रखना है। और अकबर ने अपने साम्राज्य में उपस्थित सभी प्रकार के धार्मिक भेदभाव की समाप्ति भी की थी। आपको अकबर के बारे में इतना ही याद रखना है, कोई क्वेश्चन वोश्चन यहाँ से ज्यादा नहीं आते हैं, बस जो आपको मैंने बताया ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अकबर के बाद गाइस कौन शासक बनते हैं, 1605 में जहांगीर बनते हैं जो कि 1627 तक रहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। जहांगीर के बाद गाइस हमारे शासक बनते हैं शाहजहां। शाहजहां जो होते हैं 1628 में शासक बनते हैं और 1658 तक वो अपनी गद्दी पर रहते हैं। शाहजहां के बाद गाइस हमारे शासक बनते हैं मुगल साम्राज्य में, वो होते हैं गाइस हमारे औरंगजेब। औरंगजेब कब गद्दी पर बैठते हैं गाइस 1658 में और 1707 तक गाइस ये अपना शासन को चलाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य में कोई भी शक्तिशाली शासक न होने की स्थिति में मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगता है। और 1857 की क्रांति में इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को औरंगजेब ने उखाड़ फेंका। ये औरंगजेब है, औरंगजेब प्रथम कह लीजिए, औरंगजेब द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ठीक है, औरंगजेब है सॉरी यहाँ पर। और बहादुर शाह जफर द्वितीय को औरंगजेब ने गाइस क्या होता है, अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका और इस तरह मुगल साम्राज्य का भारत से पतन हो गया। तो देखिए होता क्या है, जब औरंगजेब गए 1707 में गए वो हट जाता है गद्दी पर से, तो इसके बाद गए क्या होता है, कोई भी मुगल साम्राज्य में शक्तिशाली शासक नहीं आता है कि जो मुगल साम्राज्य को इतना आगे लंबे समय तक विस्तार कर सके मुगल साम्राज्य का। तो परिणाम यही रहता है कि जो मुगल साम्राज्य इस तरीके से गए, अगर आप देखोगे मैप में, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद गए आपका हिंदू कुश पर्वत है, तो यहाँ तक गए आपके क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो परिणाम ये निकलता है गैस कि ये जो साम्राज्य में इतना बड़ा फैला हुआ था ना आपका मुगल साम्राज्य, तो परिणाम ये निकलता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी जब निर्बल शासक नहीं आता तो ये इतने बड़े क्षेत्रों में जो फैला हुआ था ये छोटे छोटे क्षेत्र में गए सिमटने लगता है। बहुत सारे क्षेत्र इसके अन्य राजाओं द्वारा हड़प लिए जाते हैं क्योंकि कोई भी इतना शक्तिशाली शासक नहीं रहा कि जो अन्य राजाओं को हरा सके। और इस टाइम पीरियड में जब मुगल साम्राज्य की जब स्थापना हो रही है 16वीं शताब्दी में, तो यहाँ पे गए राजनीतिक विकेंद्रीकरण का दौर है। यहाँ पे छोटे छोटे राजवंश भी शासन कर रहे हैं, ठीक है, भारतीय महाद्वीप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इसके बाद के शासक आते हैं गाइस, तो उनको उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा आपके बहुत सारे शासक आते हैं, ठीक है, वो आपके उत्तर मुगल काल के नाम से उनको जाना जाता है। और अंतिम शासक कौन थे गाइस, तो मुगल साम्राज्य के वो थे गाइस आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय। और इनको गाइस क्या होता है 1857 की जब क्रांति होती है, जो कि आपका चैप्टर भी है, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें गाइस क्या होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, इनको हरा देते हैं। ये काफी ज्यादा वृद्ध हो चुके होते हैं जब भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं अपनी प्रजा की वजह से, और परिणाम ये निकलता है कि हार जाते हैं अपनी वृद्धता का कारण होते हुए, ठीक है। और अंग्रेज क्या करते हैं गाइस, मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकते हैं। इस तरीके से भारत से गाइस क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बताया। तो औरंगजेब के बाद गाइस जितने भी शासक होते हैं निर्बल होते हैं, ठीक है, दुर्बल होते हैं, वो अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाते हैं। और औरंगजेब के बाद का जो समय होता है उसे उत्तर मुगल काल के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। कब की थी, 1526 में की थी, ठीक है। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया। और इसमें जो है महत्वपूर्ण शासक हमने पढ़ लिए, हुमायूं पढ़ लिया, अकबर पढ़ लिया। अकबर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारी नई नई परंपराएं नीतियां मुगल साम्राज्य में स्थापित करी और मुगल साम्राज्य का उसने विस्तार जो था हिंदू कुश पर्वत तक भी करा था। उसके बाद गाइस हमारे जहांगीर बनते हैं, फिर शाहजहां बनते हैं, फिर आपके औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आते हैं उनको उत्तर मुगल काल के नाम से संबोधित किया जाता है। और बहादुर शाह जफर को गाइस क्या होता है, 1857 में अंग्रेज हरा देते हैं और इस तरीके से भारत से मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। यहाँ पे समझ में आ गया जी, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं है। अब देख लेते हैं मुगल साम्राज्य की राजधानियां कौन कौन सी थी, ये भी मैंने थोड़ा सा आपको नॉलेज देने के लिए बताया। तो पहली राजधानी का जो बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है तो वो आगरा को बनाता है, ठीक है। तो आगरा इसकी पहली राजधानी थी और उसके टाइम तक वही रहती है। फिर अकबर आता है तो गाइस अकबर क्या करता है, फतेहपुर सीकरी को गाइस अपनी अकबर दूसरी राजधानी बनाता है। मुगल साम्राज्य की दूसरी राजधानी किसके नेतृत्व में बनाई गई थी, तो फतेहपुर सीकरी बनाई गई थी अकबर के द्वारा। यहाँ पे आपकी बुक में ना डेट भी दे रखी है, डेट वेट आपको कोई याद नहीं रखनी क्योंकि कोई डेट वेट पे क्वेश्चन नहीं आता, बस सिर्फ आपको नॉलेज के लिए याद रखना है। पहली राजधानी आगरा थी, दूसरी आपकी फतेहपुर सीकरी थी, तीसरी भी अकबर ही बनाता है। तीसरी राजधानी गाइस आपकी लाहौर थी,
ठीक है, आपको जो पता है पाकिस्तान में पड़ती है। अभी लाहौर क्यों बनती है पाकिस्तान में, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या होता है आपके उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है, कुछ एकता के कारण क्या होता है, एकता के अभाव के कारण क्या होता है, कुछ पश्चिम विदेशी आक्रमण होने लगते हैं और इसी की वजह से क्या होता है अकबर यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित कर लेता है। ठीक है, और चौथी राजधानी जो बनाई गई थी गैस वो शाहजहानाबाद बनाई गई थी। शाहजहानाबाद क्या है गैस, जो दिल्ली के चांदनी चौक का आसपास का जितना भी क्षेत्र है ना उसको शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है। जैसे आपकी चांदनी चौक की मस्जिद हो गई, ठीक है, आपका चांदनी चौक हो गया, आपका लाल किला हो गया, जितना भी जो क्षेत्र है ना इसे शाहजहानाबाद कहा जाता था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये जो राजधानी आपकी चौथी राजधानी बनाई गई थी ये शाहजहां के द्वारा बनाई गई थी, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो आगरा थी। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं आते हैं, बस मैं आपको यहाँ पे नॉलेज के लिए थोड़ा सा समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इतिवृत्त के बारे में। इतिवृत्त क्या है ये आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इतिवृत्त किसे कहते हैं, तो देखिए इतिवृत्त का अगर गैस पर्यायवाची शब्द देखिए तो इतिवृत्त का मतलब होता है गैस इतिहास। तो अगर कहीं ना कहीं अगर ध्यान से देखोगे तो इतिवृत्त मतलब इतिहास। जब भी हम किसी के बारे में उसका इतिहास लिखते हैं तो उसी को गैस हम क्या कहते हैं, इतिवृत्त कहते हैं। जैसे कि अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, बाबर के बारे में जो भी उनका इतिहास लिखा गया उनके दरबारी कवि द्वारा, उनके दरबारी लेखकों द्वारा, उसी को गैस हम क्या कहते हैं, इतिवृत्त कहते हैं। और ये इतिवृत्त पांडुलिपि के रूप में लिखी मिले हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी के बारे में उसका इतिहास लिखते हैं तो उसे उसका इतिवृत्त या इतिहास कहते हैं। और इस प्रकार मुगल साम्राज्य के सभी इतिवृत्त जो है पांडुलिपि के रूप में लिखे मिले। अब ये पांडुलिपि क्या होती है, जब भी हम कोई हाथ से पुस्तक को लिखते हैं तो हाथ से लिखी गई पुस्तक को गैस क्या कहा जाता है, पांडुलिपि कहा जाता है। एक नंबर के आपके लिए याद रखना है। ठीक है, अब इन्हें मुगल दरबारी क्या थे, लिखते थे। जो भी इनके मुगल दरबार में जो इनके राजा होते थे वो क्या करते थे गैस, इन पांडुलिपियों को लिखते थे। और यह है इस साम्राज्य को जानने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। क्या मानी जाती है, पांडुलिपि। और बादशाह इन इतिवृत्तों की रचना इसलिए करवाते थे ताकि भावी पीढ़ी उनका शासन और उनके बारे में जान सके। अब ये इतिहास क्यों लिखवाते थे राजा महाराजा, ताकि अगर मुगल साम्राज्य समाप्त भी हो जाए तो उनके बाद जो भी जनता रहेगी, जो भावी पीढ़ी रहेगी, वो मुगल साम्राज्य को याद कर सके कि मुगल साम्राज्य एक्चुअल में था क्या। अब इतिवृत्तों से क्या विशेषता है, क्या इनसे हमें पता चलता है, निर्माण क्यों कराते थे, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, तो इतिवृत्त की विशेषता क्या होती है, तो ये देखिए, तो इनसे गैस मुगल शासकों की घटनाओं का कालक्रम से पता चलता है। यानी कि हमारे बाबर के बाद हुमायूं है, हुमायूं के बाद अकबर आए, फिर आपके जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए। इस तरीके से जो भी मुगल साम्राज्य के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, कब कब घटी है, वो कालक्रम से यानी कि स्टेज वाइज जो हमका इसके अंदर विवरण हमें देखने को मिलता है। और इनसे मुगलकालीन संस्थाओं के साथ साथ यानी मुगल काल के दौरान जो जो संस्थाएं चलती थी और उसका पता चलता है। और साथ ही साथ मुगल शासक जो अपने क्षेत्र में नीतियां लागू करना चाहते थे, जैसे सुलह कुल की नीति क्या थी, मनसबदारी प्रथा क्या थी, उनके बारे में भी जानकारी हमें इन्हीं से ही मिलती है, इतिवृत्त से। ठीक है, तो इनसे हमें शाही परिवार यानी कि मुगल काल में जो परिवार होता था उसको मुगल जो बादशाह का परिवार होता था उसको शाही परिवार कहते थे। शाही परिवार के बारे में, मुगल कालीन दरबार के बारे में, दरबार में राजा की गद्दी कहाँ होती थी, अन्य लोगों का महत्व क्या होता था। ठीक है, और राजाओं के संबंधों के बारे में, भाषा किस तरीके से होती थी दरबार की, साम्राज्य की अन्य गतिविधियों का भी बारीकी से पता चलता है इनसे। ठीक है, तो मुगल कालीन जो इतिवृत्त है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग सभी चीजें इनसे हमें मुगल साम्राज्य के बारे में पता चल रही है। और इनका मुख्य उद्देश्य है मुगल साम्राज्य का विरोध करने वालों को यह बताना था कि जिन्होंने भी मुगल साम्राज्य का विरोध किया उनके सारे प्रयास जो है वो असफल होने निश्चित है। यानी कि अगर कोई भी मुगल साम्राज्य के प्रति विरोध करेगा तो उसका क्या होगा, सारे प्रयास असफल हो जाएंगे। ऐसा इनका उद्देश्य होता था कि इनका मुगल इतिवृत्त होगा। तो यहाँ से गाइस आपको याद रखना है कि इतिवृत्त क्या होते हैं। जब भी हम किसी का इतिहास लिखते हैं तो उसे इतिवृत्त कहते हैं। ये पांडुलिपि के रूप में लिखे मिले हैं। इतिवृत्तों की विशेषताएं क्या होती है ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तुर्की से फारसी की ओर। ये भी आपको आपकी बुक में हेडिंग देखने को मिलेगी। यानी कि स्टार्टिंग में जो था पहले तुर्की भाषा थी मुगल साम्राज्य की, बाद में फारसी भाषा आती है। फारसी भाषा कौन लाते हैं वो देखिए। तो मुगल साम्राज्य से पहले उत्तर भारत में मसलन दिल्ली सल्तनत के समय जो था हिंदी एवं फारसी भाषा प्रयोग में लाई जाती थी। जब बाबर क्या करता है, स्थापना करता है, तो वो तुर्की भाषा को ही ज्यादा समर्थन देता है, क्योंकि वो तुर्की तैमूर वंश से संबंधित था। ठीक है, तो बाबर जो था तैमूर वंश से संबंधित था, इसलिए उसने अपने शासन काल में कविता और संस्मरण भी जो था तुर्की भाषा में ही लिखवाए थे अपने। ठीक है, लेकिन अकबर जब शासन संभालता है, हुमायूं का जो बेटा होता है, तो वो क्या करता है, मुगल साम्राज्य की मुख्य भाषा फारसी को बना देता है। ठीक है, जो आगे चलकर यह प्रशासन के सभी स्तरों पर प्रयोग करने जाने लगती है। और जिन जिन लोगों को ये फारसी भाषा आती थी बोलनी, उनको जो था समाज अपने मुगल टाइम में जो था काफी ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता था। और सभी लोग जो था इसको नहीं बोलते थे, बल्कि मुगल शासक के परिवार और महत्वपूर्ण लोग ही जो था फारसी भाषा को बोल सकते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इस प्रकार क्या था, कुछ क्षेत्रों में फारसी भाषा बोली जाती थी, कुछ में नहीं बोली जाती थी। तो जिन क्षेत्रों में फारसी भाषा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोली जाती थी, वहां पर राजस्थानी, मराठी और तमिल भाषाओं के साथ साथ फारसी के शब्द मुहावरे जो था वहां पर प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ
कुछ अन्य भाषाएं भी जो था अन्य क्षेत्रों में बोली जाती थी। और आगे चल के गाइस क्या होता है, आपकी जो हिंदी भाषा होती है और जो तुर्की जो फारसी भाषा होती है, दोनों के शब्द जब मिलने लगते हैं तो उससे अरबी भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, तो अरबी जो है गाइस आपकी हिंदी भाषा और फारसी भाषा के शब्दों को जो है मिलाकर बनाई गई है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग में जो था गाइस आपकी तुर्की भाषा प्रयोग में लाई जाती थी, बाद में जो था गाइस अकबर ने फारसी भाषा को साम्राज्य की जो था प्रशासन की मुख्य भाषा बना दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पांडुलिपि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल साम्राज्य के अंदर पांडुलिपियां। तो यहाँ से पांडुलिपि का क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप समझिए पांडुलिपि होती क्या है। तो पांडुलिपि का शाब्दिक अर्थ होता है गाइस हाथ से लिखी गई पुस्तक। ठीक है, जब भी हम कोई हाथ से पुस्तक लिखते हैं तो उसे हम पांडुलिपि बोलते हैं। जबकि आपको पता होगा आज के टाइम पे तो प्रिंटिंग की जाती है, प्रिंटिंग मशीन है उससे पुस्तकें लिखी जाती है। जब स्टार्टिंग में जो था प्राचीन काल में हाथों से जो पुस्तक लिखी जाती थी उसे पांडुलिपि बोलते हैं। तो मुगल पांडुलिपियों की रचना का केंद्र शाही किताब खाना था। ठीक है, यानी कि शाही किताब खाना एक जगह थी जहां पर इन पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। और जहां पर इनकी रचना के साथ साथ गाइस क्या होता था, जो बादशाह की पुरानी पांडुलिपियां होती थी ना, उनको भी संरक्षित करके रखा जाता था। ठीक है, और इस रचना में यानी कि जब एक पांडुलिपि लिखी जाती थी उसमें विभिन्न तरह के लोग कार्य करते थे। और इन पांडुलिपियों की रचना जो थी की जाती थी विभिन्न तरीके के लोगों द्वारा, विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा, जिनका वर्णन कुछ इस प्रकार से। यहाँ से गाइस क्वेश्चन यही आता है कि मुगल कालीन पांडुलिपियों का निर्माण या रचना किस तरीके से की जाती थी, या पांडुलिपि क्या है और उनकी रचना किस तरीके से की जाती थी, इसी पे क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मिड टर्म में, आपके फर्स्ट टर्म में आपको देखने को प्री बोर्ड में बहुत बार मिलेगा। ठीक है, तो पांडुलिपि के लिए देखिए बहुत सारे गाइस विभाग बनाए गए थे जिसमें पांडुलिपि की रचना की जाती थी। तो देखिए आपको पता है गाइस कोई भी अगर हम पुस्तक लिखेंगे उसके लिए सबसे पहले हमारे पास पेजेस होने चाहिए, पन्ने होने चाहिए। तो इसीलिए गाइस इसका पहला जो विभाग था वो पन्ने बनाने वाला था। पन्ने बनाने वाला विभाग जो कि क्या करते थे गाइस, पांडुलिपि के लिए पन्ने बनाते थे। और पन्ने तैयार करने वाला विभाग, पहले कागज बनता था फिर पन्ने तैयार किए जाते थे, इसके लिए अलग विभाग था। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया स्टार्टिंग में, पहले कागज बनाए जाते थे, कागज बनाने के बाद गाइस क्या होता था, पन्ने तैयार किए जाते थे। कागज बनाने और पन्ने बनाने में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या होता था गाइस, सुलेखक विभाग की भूमिका बढ़ जाती थी। अब सुलेखक कौन होते थे, तो देखिए ये पांडुलिपियों को अलग अलग ढंग से गाइस लिखने के लिए अलग अलग तरह की शैलियों का इस्तेमाल करता था, जिनमें एक अकबर की मन पसंदीदा शैली थी वो नस्तलिक शैली थी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। होता क्या था, सुलेखक गाइस क्या करता था, पांडुलिपि को लिखने के लिए अलग अलग शैली का यूज करता था। जैसे आज के टाइम पे आपको पता है देवनागरी लिपि का हम यूज करते हैं। ठीक है, आपकी रोमन लिपि का यूज हम इंग्लिश में करते थे। उस तरीके से पांडुलिपि में विभिन्न तरह की लिपियों का यूज करता था कौन, सुलेखक। और उसमें से मन पसंदीदा जो शैली थी ना, जो काफी ज्यादा यूज में लाई जाती थी, वो थी आपकी नस्तलिक शैली। ठीक है, नस्तलिक शैली में आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा क्या थी। यहाँ से गाइस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नस्तलिक शैली क्या थी, आगे देखिए। तो कोफ्तागार की फिर भूमिका बढ़ जाती थी जब उसमें लिख दिया जाता था। कोफ्तागार क्या करता था, ये पांडुलिपि के पन्नों को चमकाने का काम करता था। जब पांडुलिपि में लिख दिया जाता था तो पन्नों को चमकाता था। उसके बाद गाइस चित्रकारों की भूमिका बढ़ जाती थी, चित्रकार विभाग की भूमिका बढ़ती थी। तो ये क्या करते थे गाइस, जिन बातों को पांडुलिपि में लिखकर व्यक्त करना मुश्किल होता था, उस स्थिति में चित्रकार चित्र के माध्यम से उन बातों को व्यक्त करने का प्रयास करते थे। और ये चित्रकार दूर दराज के क्षेत्रों से बुलाए जाते थे, जैसे मीर सैयद और अब्दुल समद, ये ईरान से बुलाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पांडुलिपि में कुछ बातें ऐसी होती थी जिनको हम लिखकर व्यक्त नहीं कर सकते थे, बल्कि उनको चित्र के माध्यम से ही बता सकते थे कि इसका मतलब ये है। तो इसीलिए गाइस क्या होता था, चित्र बनाए जाते थे पांडुलिपि पे ताकि उनकी सुंदरता भी बढ़ सके। और चित्रकार जो होते थे दूर दराज के क्षेत्रों से बुलाए जाते थे। अब यहाँ पे गाइस क्या होता है, फिर जिल्दसाज की भूमिका बढ़ जाती है। चित्रकार के बाद आता है गाइस आपका जिल्दसाज का विभाग, यानी कि जो जिल्द चढ़ाता है। ठीक है, जो कवर चढ़ाता है। उसके बाद जब पूरी पांडुलिपियां बन जाती थी गाइस, तो उसके बाद क्या करते थे जिल्दसाज, सभी पन्नों को एकत्रित करके एक अलंकृत आवरण में बांध देते थे। अर्थात उस पर जो था एक विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगे जो क्या करते थे, जिल्द चढ़ा देते थे। इस प्रकार क्या होता था, एक जो पांडुलिपि बन जाती थी। तो इस प्रकार गाइस क्या होता था, पांडुलिपि पूरी तरीके से बना ली जाती थी। और जब पांडुलिपि गाइस बन जाती थी तो वो बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में उसे देखा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से पांडुलिपियों की रचना की जाती थी। ये आपको गाइस याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार गाइस इस पे क्वेश्चन आया आपका इस चैप्टर से कि मुगल कालीन पांडुलिपियां क्या थी और उसका निर्माण किस तरीके से करा जाता था। ठीक है, तो 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कागज बनाने वाला विभाग, पन्ने तैयार करने वाला विभाग, कोफ्तागार, चित्रकार, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जहां जहां पर मैंने गाइस लिखकर बताया वो चीजें आपको वहां पर ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं रंगीन चित्र। ये भी आपको बुक में आप हेडिंग देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या बता रखा है, तो इसमें ये बता रखा है कि जब पांडुलिपियां जो बनाई जाती थी उसमें कुछ रंगीन चित्र भी लगाए जाते थे। उनको किस तरीके से लगाया जाता था और क्यों लगाया जाता था। ठीक है, तो मुगल कालीन इतिहास में चित्रों का बहुत ज्यादा प्रयोग इतिवृत्त को सुंदर बनाने के लिए किया जाता था कि उसकी सुंदरता को बढ़ाया जा सके। और उसी के साथ साथ जिन बातों को इतिवृत्त में व्यक्त करना असंभव होता था,
चित्रकार उन्हीं बातों को व्यक्त करने के माध्यम से क्या करते थे, चित्रों का निर्माण करते थे। ठीक है, और इसीलिए लेखक चित्र वाले स्थानों को खाली छोड़ देते थे, जहां पर बाद में चित्रकार गैस क्या करते थे, चित्र का निर्माण करते थे। जैसे मान के चलो आपकी इतिवृत्त है, अब इतने हिस्से में गैस क्या करता था, चित्रकार अपना वो जो लेखक होता था वो इतने स्थान को खाली छोड़ देता था, यहाँ पर लिखता था, और चित्रकार जब अपनी उसका कार्य आता था तो वो क्या करता था, यहाँ पर चित्र बना देता था। वो क्यों बनाता था, क्योंकि ये जो चित्र बना है ये उन बातों को व्यक्त कर रहा है जिन बातों को लिखना असंभव है, लिखकर समझाना असंभव है, इसलिए चित्र लगाए जाते थे। ठीक है, तो अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल ने इस रंगीन चित्रों को जादुई कला की संज्ञा दी है। तो जादुई कला की संज्ञा जो है रंगीन चित्रों को क्यों दी है वो आपको जानना है, और किसने दी है ये भी आपको याद रखना है, अबुल फजल ने दी है, जो कि अकबरनामा के रचनाकार माने जाते हैं। इसने इस संज्ञा क्यों दी है, क्योंकि उसके अनुसार ऐसा मानना है कि चित्रकला के माध्यम से निर्जीव वस्तु में भी जान आ जाती है और वह सजीव लगने लगती है। अगर हम किसी पांडुलिपि में चित्र को लगा देंगे तो उसमें कोई भी निर्जीव चीजें क्या है, सजीव लगने लगती है। ठीक है, और मुगल साम्राज्य में चित्रकार जो होते थे दूर दराज के क्षेत्रों से बुलाए जाते थे। जैसे हुमायूं के शासनकाल में ईरान से मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो था चित्रकार बुलाए गए थे। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, उनको जो था काफी ज्यादा सम्मान भी दिया जाता था। रंगीन चित्र वाले टॉपिक में हमें इतना ही पढ़ना है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। बात कर लेते हैं आपका अकबरनामा और बादशाहनामा क्या है, ये आपके 4 मार्क्स में गाइस इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े से आपको याद रखने यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि अकबरनामा पे एक नोट लिखिए, बादशाहनामा पे एक नोट लिखिए। तो देखिए अकबर आपको पता है कि मुगल साम्राज्य में सबसे प्रतापी और महान शासक माने जाते हैं। इतिवृत्त भी आपने जान लिया, इतिवृत्त का मतलब होता है कि मुगल शासकों का जो इतिहास लिखा गया है उसी को इतिवृत्त कहते हैं, जो कि दरबारी लेखक लिखते थे। ठीक है, तो अकबर के बारे में जो उसका इतिहास लिखा है, उसके जो दरबारी इतिहासकार है अबुल फजल ने, उसी को गाइस हम अकबरनामा के नाम से जानते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। तो अकबरनामा क्या है, अकबरनामा की रचना जो है, अकबरनामा की रचना जो थी फारसी भाषा में उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा जो थी 1589 में शुरू की गई थी, और जिसे पूरा करने में लगभग 13 वर्षों का समय लगा था। ठीक है, तो इसकी रचना जो है फारसी भाषा में की गई है अकबरनामा की, क्योंकि आपको पता है अकबर ने गैस क्या करा था, मुगल साम्राज्य में तुर्की भाषा के स्थान पर फारसी भाषा को दरबार की मुख्य भाषा बना दिया था। ठीक है, तो इसने इसकी रचना कब शुरू करी थी, तो ये 1589 में इसकी रचना शुरू करी थी, और जिसको पूरा करने में 13 वर्षों का टाइम लगा था। तो 1 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसके रचनाकार कौन है, तो अबुल फजल है। ठीक है, जो कि उसका एक दरबारी इतिहासकार था। तो अकबरनामा को गाइस मुख्यतः 3 भागों में या दफ्तर में विभाजित किया गया। दफ्तर का मतलब भी भाग है और भाग दफ्तर का मतलब ही है। ठीक है, तो 3 भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें से पहले 2 भाग दास्ताने इतिहास है, जबकि तीसरा भाग इसका आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है गाइस अकबरनामा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप गाइस 8 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे आईने अकबरी के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। आईने अकबरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से 8वें चैप्टर से बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पे हम आईने अकबरी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बस ये आपको यहाँ पे जान लेना है कि आईने अकबरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसको अकबरनामा को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो पहले भाग में क्या बता रखा है वो आप देखिए। तो इसमें जो है गाइस आदिकाल से लेकर अकबर के शासनकाल तक के मानव जीवन के इतिहास का वर्णन किया गया है, यानी कि आदिकाल जब शुरू होता है तब से अकबर के शासनकाल तक का वर्णन है इसमें। और जो दूसरा भाग है, दूसरे भाग में जो है अकबर के शासन की शुरुआत से लेकर 44वें वर्ष, यानी कि जब उसका शासन खत्म होता है तब तक के इतिहास का वर्णन करा है, यानी कि जब वो शासन को संभालता है और जब उसका शासन समाप्त हो जाता है वहां तक की बातों का वर्णन जो है अकबरनामा के दूसरे भाग में किया गया है। ठीक है, और उसका जो तीसरा भाग है गाइस वो आईने अकबरी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। आईने अकबरी की रचना कौन करते हैं, वो भी अबुल फजल ही करता है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि अकबरनामा का सबसे प्रमुख भाग है। और इससे अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में अनेकों जानकारियां मिलती है। ठीक है, तो अकबरनामा जो है ये आपका 3 भागों में विभाजित है, जिसमें से तीसरा भाग आईने अकबरी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका पॉपुलर भाग माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारियां मिलती है। ठीक है, अब अकबरनामा में जो है गाइस मुगल साम्राज्य में हुई लड़ाइयां, घेराबंदी, ठीक है, आपका दीवारों का निर्माण, ठीक है, यहाँ पे दीवारों का निर्माण ये आपको याद रखना है, और दरबार दृश्य का वर्णन मिलता है, यानी कि मुगल साम्राज्य में जो जो लड़ाइयाँ हुई, घेराबंदी किस तरीके से की जाती थी, ठीक है, और शाही महल क्या होता था, दरबार के अंदर किस तरीके की गतिविधियां चलती थी, इन सब चीजों के बारे में हमें वहाँ पे पता चलता है। तो ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे मैंने जो आपको बोल के बताया वो यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं गाइस हमारा बादशाहनामा। बादशाहनामा भी इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज्यादा गाइस आपका इंपॉर्टेंट है अकबरनामा, क्योंकि अकबरनामा का गाइस एक पार्ट है, तीसरा पार्ट जो आपका है आईने अकबरी। ठीक है, जिसकी रचना कौन करते हैं, आपके अबुल फजल करते हैं, और अकबरनामा की रचना भी अबुल फजल ही करते हैं। तो बादशाहनामा क्या है, तो बादशाहनामा प्राय शाहजहां का इतिवृत्त या इतिहास है, जिसकी रचना जो अबुल फजल का शिष्य होता है अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नाम में मिसप्रिंटिंग हो गई है,
अब्दुल हमीद लाहौरी जो होते हैं गाइस इसकी रचना करते हैं कौन? बादशाहनामा की। ठीक है, बादशाहनामा भी गाइस एक सरकारी इतिहास है जिससे हमें मुगल साम्राज्य के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। इससे भी मुगल साम्राज्य के बारे में कई जानकारियां मिलती है। और बादशाहनामा को भी गाइस अकबरनामा की तरह 3 भागों में या 3 दफ्तरों में बांटा गया। दफ्तर का मतलब गाइस यहाँ पर भाग से है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। हम बात कर लेते हैं गाइस आगे। तो प्रत्येक भाग में गाइस 10 चंद्र वर्षों का वर्णन किया गया है, यानी कि 10 चंद्र का वर्षों का मतलब है जब बादशाह जो शाहजहां जब शासनकाल संभालता है तो उसके 10 पीरियड 10 वर्षों के शासनकाल का इसमें वर्णन कर रखा है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा तो देखिए 1627 से लेकर 1647 इस तरीके से जो है यहाँ पे 1637 से लेकर 47 तक का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो 10 चंद्र वर्षों का मतलब है कि 10-10 वर्षों के टाइम पीरियड के दौरान जो इसको 3 भागों में बांटा गया। तो वृद्ध हो जाने के कारण लाहौरी इसका तीसरा भाग नहीं लिख पाया था बादशाहनामा का, जिस वजह से इसका तीसरा भाग किसने लिखा था? तो इतिहासकार वारिस ने लिखा था। ठीक है, तो ये जो है 3 भागों में बटा हुआ है बादशाहनामा, जिसके 2 भाग किसने लिखे हैं? अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखे हैं, जबकि तीसरा भाग किसने लिखा है? तो इतिहासकार वारिस ने लिखा है। और इसमें जो है 10-10 वर्षों के टाइम पीरियड का वर्णन किया गया है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अन्य टॉपिक के बारे में। छोटा सा टॉपिक यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगा जब आप अकबरनामा और बादशाहनामा पढ़ते हैं। तो मुगल इतिवृत्त अंग्रेजी शासन, यानी कि होता क्या है गाइस, जब अंग्रेज भारत में शासन करने के लिए आते हैं तो गाइस वो भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं, भारतीय इतिहास को, ताकि अपने आप को भारतीय परिवेश में अच्छे से ढाल सके, ताकि उनकी सत्ता जो है मजबूत ढंग से यहाँ पर स्थित हो सके। तो इसलिए गाइस क्या होता है, वो यहाँ पर विभिन्न पांडुलिपियों का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो अंग्रेजों ने गाइस भारत में भारतीय इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास से संबंधित पांडुलिपियों का अध्ययन किया, ताकि वे अपने साम्राज्य का मजबूती से विस्तार कर सके। जैसे मैंने आपको बताया, मजबूती से अपने साम्राज्य खड़ा कर सके। इसीलिए क्या होता है 1784 में विलियम जोन्स के नेतृत्व में गाइस क्या होता है, विलियम जोन्स आपको लिखना है। विलियम जोन्स क्या करता है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। और इसकी जब स्थापना की जाती है सोसाइटी की, तो इसका मुख्य कार्य गाइस क्या होता है कि जो विभिन्न भारतीय पांडुलिपियां होती है उनका संपादन करना, प्रकाशन करना और अनुवाद करना भिन्न भिन्न भाषाओं के अंदर। क्योंकि अनुवाद करेंगे तभी तो है जो है ये अंग्रेज हमारी भारतीय भाषा को पढ़कर जो है उसको जो अन्य भाषा में अनुवाद करके जो है भारतीय इतिहास को समझ पाएंगे और अपनी सत्ता को मजबूती ढंग से स्थापित कर पाएंगे। ठीक है, तो सर जॉन विलियम्स क्या करते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, विभिन्न पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन और अनुवादन करना होता है। इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है गाइस, 20वीं शताब्दी में जो अकबरनामा होता है उसका हेनरी बेवरेज द्वारा जो होता है अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवा दिया जाता है। इस तरीके से गाइस बहुत सारे जो अकबरनामा जो हमारे मुगल कालीन जो इतिवृत्त है उनका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद कराया गया है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर गाइस हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि पार्ट ये आपका ज्यादा बड़ा ना हो जाए। यहाँ पे हमने समझा क्या है ये आप जान लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे गाइस हमने देखा है कि मुगल साम्राज्य क्या है, कौन उसकी स्थापना करता है, कैसे उसकी स्थापना होती है, बाबर के द्वारा होती है। प्रथम जब पानीपत का युद्ध होता है तो इब्राहिम लोदी को वो हरा देता है, तब जाकर इसकी स्थापना होती है। और इसमें महत्वपूर्ण हमने शासकों के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद जितने भी शासक आते हैं वो दुर्बल होते हैं, उन्हें उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। और क्या होता है 1857 की जब क्रांति होती है तो बहादुर शाह जफर जो द्वितीय होते हैं वो वृद्ध होने के कारण उसमें अंग्रेजों से हार जाते हैं और मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे हमने पढ़ा मुगल कालीन पांडुलिपियों के बारे में, पांडुलिपि की रचना किस तरीके से की जाती थी, इतिवृत्त किसे कहा जाता है, इतिवृत्त से मुगल काल के बारे में क्या पता चलता है, और हमने पढ़ा अकबरनामा और बादशाहनामा। ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइस हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ी। यहाँ से गाइस कोई भी आई बिलीव मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी डाउट रहा होगा, डाउट रहा है तो फिर भी प्लीज आप पूछ लीजिएगा। इसके अलावा गाइस आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना था, जो जो चीजें थी मैंने आपको बारीकी से सारी समझा दी हैं। अब बहुत सारे दोस्तों के मन में डाउट होगा मैंने मैप तो समझा नहीं। देखिए मैप से यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो बेशक आप गूगल से देख सकते हो, इसलिए मैंने मैप यहाँ पे आपको नहीं बताया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि उत्तर भारत से जो था ये मुगल साम्राज्य जो था इस तरीके से आपका यहाँ पर जो था ये फैला हुआ था, हिंदू कुश पर्वत तक जो था यहाँ पर आपका फैला हुआ था, पाकिस्तान के क्षेत्र के पार तक। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। फिर भी अगर आपको एग्जैक्टली देखना है तो आप मैप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राजधानियां मैंने आपको बता दी। तो वीडियो कैसी लगी होगा इस चैप्टर की तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट कहाँ से है गाइस मैंने आपको बता दिया, मुगल कालीन पांडुलिपियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो मिलेंगे अपने सेकंड पार्ट के अंदर, तो तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।